आज के वीडियो में ये पढ़ा जाएगा हेलीकॉप्टर मनी। आखिर ये हेलीकॉप्टर मनी है क्या? क्या सचमुच इससे आर्थिक जो देश को नुकसान हुआ क्या इससे भरपाई किया जा सकता है? आखिर हेलीकॉप्टर मनी से देश को क्या फ़ायदा हो सकता है? हेलीकॉप्टर मनी से या देश को क्या नुकसान होता है, या हेलीकॉप्टर मनी कैसे कार्य करती है? तो इन सभी वीडियो में इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हेलीकॉप्टर मनी के बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं। कोरोना वायरस के चलते पूरे भारत में 3 मई तक लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है। 3 मई तक। और शायद अंदाज़ा ऐसा भी लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में 3 मई के बाद इस लॉकडाउन को और बढ़ाया सकता है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, अलग अलग टीवी चैनल्स को देख के लग रहा है। ठीक है, जो भी हो, भारत सरकार द्वारा उठाया गया जो ये कदम है, पूरे विश्व में इसकी प्रशंसा हो रही है। और वास्तव में सच में पूरे विश्व पटल की प्रशंसा हो रही है। और वास्तव में भारत सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम काफ़ी अच्छा कदम है, काफ़ी प्रशंसनीय कार्य है। काफ़ी इससे कंट्रोल करने में, कोरोना वायरस से लड़ने में काफ़ी हद तक मदद मिली है। तो कोरोना वायरस के चलते इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में जो आर्थिक नुकसान हुआ है काफ़ी बड़े लेवल पे हुआ है। इसके चलते जो भी हमारे देश के राज्य हैं, तो वो राज्य केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको अलग से वित्तीय पैकेज की पूर्ति की जाए, यानी अलग से उनको वित्तीय आर्थिक मदद की जाए। ठीक है, तो इसको लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर राव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि केंद्र सरकार आरबीआई को आदेश दे कि वो नोटों की छपाई करके, यानी नोटों अलग भारतीय नोट को प्रिंट करके वो राज्य सरकारों को सौंपे, कि जिससे होने वाला जो भी राज्य को जो भी नुकसान हुआ है या कोरोना वायरस से जो भी उनको लॉसेस झेलने पड़ा है, जो भी कमी देखने को, जो कमी का सामना करना पड़ा है, वो उससे उनकी भरपाई हो। ठीक, तो ये ऐसा जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री सीएम थे, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐसा कहना था। अब ये जो इकोनॉमिक टर्म है, अब ये नहीं कि इसकी चर्चा सिर्फ भारत में ही हो रही है, इसकी चर्चा बहुत पहले से पूरे विश्व में हो रही है। कुछ दिनों पहले ब्रिटेन में, यहाँ तक कि रसिया में भी, वहाँ पे कई सारे अलग अलग, यहाँ तक कि अमेरिका में भी, अमेरिका के कई सारे राज्य, पता होगा अमेरिका के कई सारे राज्यों में अलग अलग वहाँ के लोगों द्वारा ये हेलीकॉप्टर मनी की बात की गई, यानी हेलीकॉप्टर मनी की डिमांड की गई है। ठीक, तो आखिर ये हेलीकॉप्टर मनी है क्या? तो इस पे कुछ चर्चा किया जाएगा। अब एक चीज़ ये समझिए, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि कोविड-19 से या कोरोना वायरस से, ठीक, पूरे विश्व में तो नुकसान हुआ है, व्यापारिक मंदी हुई है, लेकिन चाइना को इसको कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला है। ऐसा कुछ नहीं है। चाइना पे भी काफ़ी हद तक ये इकॉनमी पे काफ़ी उसकी इकॉनमिक डाउन हुई है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना एक एक्सपोर्ट इकॉनमी है। चाइना एक एक्सपोर्ट इकॉनमी, यानी चाइना एक निर्यातक देश है, यानी निर्यातक अर्थव्यवस्था वाला। यानी चाइना क्या करता है, बहुत ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट कम करता है। तो जिससे अब ये समझिए, अगर चाइना को नुकसान हुआ है तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व पर उसका प्रभाव देखने को आपको मिलेगा, और मिल भी रहा है देखने को। ठीक, तो ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जो केंद्रीय एजेंसी है, जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, वो हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेगा और ये सोचेगा कि चलो भारत में और इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगी तो हम कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है। आरबीआई ने बहुत सारे कार्य किए, आगे उस पर चर्चा की जाएगी। अब इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको इकोनॉमिक का एक टर्म समझना पड़ेगा। वो टर्म है इन्फ्लेशन। वो टर्म है आपका इन्फ्लेशन, यानी इस हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति। और इसके साथ ही दो टर्म और आते हैं, जिनका नाम है डिमांड और एक का नाम है सप्लाई। डिमांड को हिंदी में कहते हैं मांग, और सप्लाई को हिंदी में कहते हैं आपूर्ति। ठीक है, मांग और आपूर्ति। अब ये समझना पड़ेगा हमको कि किसी भी देश के लिए क्या अच्छा है। किसी भी देश के लिए डिमांड का अधिक होना अच्छा है, या किसी भी देश के लिए सप्लाई का अधिक होना अच्छा है। तो अब आप ये जान लीजिए, वास्तव में अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा या सभी अर्थशास्त्रियों द्वारा ये बताया जाता है कि किसी भी देश में जो सप्लाई होती है उससे डिमांड का अधिक होना उस देश के लिए शुभ का संकेत है, यानी उस देश के लिए अच्छा सूचक माना जाता है। ठीक है, यानी किसी भी देश के लिए जो डिमांड होती है उसका अधिक होना अच्छा है। अब सिंपल भाषा में ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई मार्केट है, इंडिया का ही मार्केट है, जिसमें गुड्स और सर्विसेज, यानी वस्तुओं और सेवाओं की जितनी उपलब्धता है, यानी जितना वस्तु, और यानी जितनी वस्तु, या ये समझ लीजिए वस्तुएं क्या हो, उपलब्ध हो। ठीक है,
और उसकी अपेक्षा जो लोगों की चाहत हो, यानी लोगों की जो मांग होती है, डिमांड, वो क्या हो, उससे अधिक हो। ठीक है, यानी जो लोगों की डिमांड है वो क्या हो, अधिक हो सप्लाई की अपेक्षा, यानी सप्लाई से जो डिमांड क्या हो, हमेशा थोड़ा अधिक होना चाहिए, एक समानुपात में अधिक होना चाहिए। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा सूचक है, अच्छा माना जाता है। तो अब ये देखा गया है कि कोविड 19 के चलते, आप देखे होंगे कि न्यूज़ चैनल्स पे, कोविड 19 के चलते पूरे भारत की फैक्ट्रीज सब बंद है। अब फैक्ट्रीज बंद होने से जितने भी वहाँ पे काम करने वाले मजदूर, डेली वेजेस पे काम करने वाले लोगों का जो पूरी तरीके से जो भी इनकम है, यानी जो उनकी आय है, पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। यानी अब उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं। अब अगर उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं तो उनके पास कोई इच्छा नहीं। अगर कोई इच्छा नहीं तो आप क्या समझ गए, उस उनके उनके पास कोई भी अब डिमांड नहीं बची है, कोई भी डिमांड नहीं बची है। तो अब ये कहीं ना कहीं देश के लिए, आपको बताई थोड़ी देर बताया मैं, देश के लिए क्या ये खतरा है। तो अब इसको देखते हुए हमारे देश की जो केंद्रीय एजेंसी है आरबीआई, आरबीआई ने कुछ सहूलतें दी हैं, जैसे ईएमआई। ईएमआई जो ईएमआई जिन्होंने लोगों ने लिया है, ईएमआई के लोगों के लिए 3 महीने के लिए सहूलियत दे दिया, यानी 3 महीने तक अब उनको ईएमआई अब उनको नहीं देना है। चौथे महीने से अब उन पे ईएमआई लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद से आगे आरबीआई ने यह भी किया है कि एक होता है सीआरआर। सीआरआर 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 का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, जिसमें सीआरआर को क्या किया गया है, आरबीआई ने 4% से घटाकर सीधे 1% घटाकर 3% से ला दिया। यानी बहुत बड़ी ये लॉस किया गया, बहुत बड़ा नंबर अमाउंट है कम का। ठीक है, 4% से सीधे 3% पर ला दिया, यानी काफ़ी हद तक सहूलियत दी गई है। अब ये सीआरआर क्या है, सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। यानी आप ये सिंपल सी भाषा में ये समझिए, जो बैंक होता है, ठीक है, वो आरबीआई के पास जमानत के रूप में कुछ धन रखता है। ठीक है, आरबीआई के पास। ठीक है, इसे ही कहते हैं आप सीआरआर। अब उसके बाद से एक और रेट होती है, इसे हिंदी में कहते हैं रेपो दर। हिंदी इंग्लिश दोनों में वही है, हिंदी में कहते हैं उसे रेपो दर। रेपो दर में भी क्या किया है आरबीआई ने, कि जो पहले दर जो थी 5.1% थी, उसमें से 0.7% घटा के वर्तमान में वो है रेट आपका 4.40% कर दिया है। तो यानी काफ़ी हद तक सहूलियत दी गई है। और एक सहूलियत दी गई है, जो क्रेडिट कार्ड धारक होते हैं, क्रेडिट कार्ड जानते होंगे आप लोग, क्रेडिट कार्ड धारक, उनमें जो जो आप समझिए, जो कार्ड होता है यानी एटीएम कार्ड, यानी आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं मनी, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी दो प्रकार की, एक होती है आपकी डेबिट कार्ड, ठीक है, और एक दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, सिंपल सी भाषा में डेबिट कार्ड का मतलब ये होता है आपके अकाउंट में जितना धन है आप उतने की शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है आपके अकाउंट में जितना धन है आप उससे अधिक की शॉपिंग कर सकते हैं, आपको सहूलियत दी जाएगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद, दिन होता है, सीमित दिन होता है, उसके बाद जाके आपको ब्याज बैंक में जमा करना पड़ेगा। तो उससे भी आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड धारकों को काफ़ी हद तक सहूलियत दी है। तो यानी जो पैसा उनको अब नहीं जमा करना पड़ेगा, अब उनके पास वो धन रहेगा। तो काफ़ी हद तक सहूलियत आरबीआई ने दिया है आम जनता को। ठीक, अब साथ ही साथ आरबीआई ने यह भी कहा है कि 2008 में वैश्विक मंदी, जो ग्लोबल मंदी आई थी, जो वैश्विक मंदी आई थी, उस समय जो भारत की अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर थी, उसके सापेक्ष आज में जो मंदी आई है, उसके सापेक्ष भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो उतनी कमज़ोर नहीं है। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है, आरबीआई जो शशिकांत दास है, इन्होंने ये कहा है कि इस जो मंदी का दौर चल रहा है विश्व में, इससे भारत काफ़ी हद तक उभरेगा। ठीक है, इससे भारत को बहुत हद तक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अब ये मान लीजिए, अब आरबीआई या सरकार द्वारा जो भी सहूलियत आम जनता को दिया गया, ब्याज दरों को कम करके, क्रेडिट कार्ड पे पूरी तरीके से छूट देकर, अलग अलग जो भी दरों को कम करके सरकार ने या आरबीआई ने जनता को क्या दी, सहूलियत दी। अब जनता क्या करे, उससे अब जनता डिमांड ही ना बढ़े। डिमांड ना बढ़े का मतलब क्या है, जनता पैसा तो ले लेकिन वो खर्च ना करे, अपने पास ही रख ले। तब उससे क्या होगा, जिस काम के लिए सरकार ने पैसा दिया मांग को बढ़ाने के लिए, वो मांग तो बढ़ा ही नहीं, यानी जो डिमांड है वो बढ़ा ही नहीं। सब इससे क्या हुआ, अब इससे नुकसान हुआ। ठीक, तो अब इसके लिए कौन सा रास्ता अपनाए सरकार, उसके लिए एक रास्ता बचता है, वही जिस पे बार बार चर्चा हुई, इसका नाम है हेलीकॉप्टर मनी। ठीक है,
जो तेलंगाना के सीएम ने चर्चा किया, हेलीकॉप्टर मनी। चलिए समझते हैं हेलीकॉप्टर मनी क्या है। हेलीकॉप्टर मनी को समझने के लिए आपको परिभाषा समझनी पड़ेगी। हेलीकॉप्टर मनी कुल मिलाकर ये सिंपल सी भाषा समझिए। अब दिमाग में आपका ये आता होगा कि हेलीकॉप्टर मनी का मतलब ये कि सरकार ऊपर से छत से जाएगी और पूरे छत सबके हेलीकॉप्टर से पूरे सबके छत पे नोटों की बारिश करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, हेलीकॉप्टर से बारिश वो नहीं करने वाली सरकार, ठीक है। उसके लिए क्या करेगी सरकार, कि सरकार आरबीआई को आदेश देगी कि वो अधिक मात्रा में क्या करे, नोटों की छपाई करे, यानी नोटों का वो क्या करे, अधिक मात्रा में वो प्रिंट करे। और वो प्रिंट करके वो डायरेक्ट सरकार क्या करेगी, जनता को सीधे जनता के पास पहुंचा देगी। वो जो भी नोट छपेगा सीधे डीबीटी प्रोसेस के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत वो सीधे जनता के पास पहुंचा देगी। यानी अब देखिए ऐसा लगता है क्या, देखिए अब किसी को ऐसा अंदाजा तो होता नहीं कि सरकार उठा के सीधे पैसा दे देगी। अब जब जनता को अप्रत्याशित रूप से, यानी जनता को सीधे एक बार में मिलता है, तो लगता है कि वो सच में क्या है, आसमान से ही वो नोट गिरा है, इसीलिए उसका नाम दे दिया गया क्या, हेलीकॉप्टर मनी। तो अब समझते हैं कि आखिर हेलीकॉप्टर मनी का सबसे पहले प्रयोग को अब कैसे कहाँ किया गया। हेलीकॉप्टर मनी के लिए एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था मिल्टन फ्रीडमैन। एक बड़ी फेमस अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था मिल्टन फ्रीडमैन। उनका 1960 में उनकी एक आर्टिकल छपा था, उस आर्टिकल का नाम था द ऑप्टिमम क्वांटिटी, ठीक है, इन मनी, द ऑप्टिमम क्वांटिटी इन मनी, ठीक है। उसमें एक आर्टिकल छपा था, पहली बार उन्होंने हेलीकॉप्टर शब्द का प्रयोग किया था। उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार को ये बताना पड़ेगा कि ये जो नोट हम आपको दे रहे हैं, यानी सरकार जनता को ये बताए कि हम आपको जो ये जो आपको जो भी ये नोट या मुद्रा जो भी आपको हम ये दे रहे हैं, ठीक है, ये है आपके अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक। तो यानी सरकार द्वारा जनता को ये भी बताना पड़ेगा कि हम आपको जो ये नोट दे रहे हैं आपसे वापस लिया नहीं जाएगा, तभी कुछ हद तक इसका फ़ायदा आपको मिलेगा सरकार को। यानी ये नोट वापस नहीं लेना पड़ेगा सरकार द्वारा, तब ये काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होगा। अब ठीक, तो अब इसका मतलब यानी जो जनता है वो होगा क्या, इससे होगा क्या, हेलीकॉप्टर में से होगा क्या, तो जनता क्या करेगी, जनता बिना टेंशन के, क्योंकि फ्री का मिला है, तो जनता बिना टेंशन के क्या करेगी, उससे जनता की इच्छाएं बढ़ेगी, पैसा आ गया, ठीक है। तो जनता की इच्छाएं बढ़ेगी, इच्छाएं बढ़ेंगी यानी जनता जाएगी मार्केट में कुछ खरीदेगी यानी जितना ज़्यादा सर जनता खरीदारी करेगी उतने ही मार्केट में क्या बढ़ेगी, आपकी डिमांड, ठीक है। जो डिमांड बढ़ेगी तो उस देश के लिए क्या होगा, अच्छा संकेत होगा, डिमांड में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। तो अब क्या, तो क्या अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में ये जो हेलीकॉप्टर मनी है, क्या सच में ये पूरी तरीके से अच्छी है। तो मेरे हिसाब से तो अभी ये पूरी तरीके से भारत के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर सरकार ने क्या किया, जनता को सीधे नोट, जनता के पास सीधे मनी पहुंचा दिया, ठीक है, सरकार क्या की, जनता के पास सीधे मनी पहुंचा दी, और जनता ये सोचे अब तो पैसा मिल गया, अब तो रोजगार करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब इसे देखिए होगा क्या, एक तरफ तो जनता ने काम नहीं किया, तब उससे क्या होगा, रोजगार में बढ़ोतरी नहीं हुई, ठीक है, और दूसरी तरफ भाव में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, तो दो तरफा नुकसान हुआ, ठीक है। इसे इकोनॉमिक भाषा में कहते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है, इसे इकोनॉमिक भाषा में कहते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है। अब इससे क्या होगा, कई सारे अर्थशास्त्रियों द्वारा इस अवस्था को, इस स्थिति को किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कैंसर नाम दिया गया है। जो किसी भी देश के लिए क्या करता है, कैंसर रूप में काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए खतरा हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रोजगार में वृद्धि होगी नहीं, जनता सोचेगी तो पैसा मिल रहा है, काम करने की जरूरत नहीं है, तो रोजगार में वृद्धि भी नहीं हुई, यानी बेरोजगारी में वृद्धि हुई, और भाव में भी क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, तो दोहरा मार पड़ गया देश को, तो और नुकसान, ठीक है। अब दूसरा नुकसान ये भी हो सकता है, दूसरा नुकसान आपका ये भी हो सकता है कि हाइपर इन्फ्लेशन, एक शब्द आता है इकोनॉमिक्स में, जो इन्फ्लेशन होता है उसका एक बहुत बड़ा रूप जिसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, यानी उच्चतम मुद्रा स्फीति, ठीक है।
इसका मतलब आपको कई सारे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स में पढ़िएगा या गूगल पर सर्च करिएगा, जिम्बाब्वे इन इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन कुछ भी डालिएगा आपको आ जाएगा सामने जब खुलेगा। तो उसमें देखेंगे उस समय जनता में बहुत गरीबी थी। सरकार ने क्या किया, बिना किसी से पूछे जब सरकार ने क्या किया कि ढेर सारे नोट को प्रिंट करके जनता के पास ढेर सारे नोटों को पहुंचा दिया। अब जनता को तो अच्छा लगा, लेकिन देखिए किसी भी देश के लिए डिमांड का एक समानुपात में अधिक होना अच्छा है। अब ये ना हो कि किसी भी देश में क्या हो, डिमांड इतना हो और उस देश में आपूर्ति कितनी हो, मात्र इतनी हो। तो ये जो अनुपात है बिल्कुल गैर अनुपात है, ऐसे किसी भी देश के लिए क्या होगा, खतरा हो सकता है। तो जिम्बाब्वे में ऐसा ही हुआ था। जिम्बाब्वे में सरकार ने ढेर सारे नोट छाप दिए। एक आंकड़े के अनुसार अब पढ़ेंगे तो एक आंकड़े के अनुसार उस समय $1 जो अमेरिकी $1 था, जो जिम्बाब्वे की जो मुद्रा थी 1 लाख से भी अधिक था। यानी अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि जिम्बाब्वे का 1 लाख मुद्रा और अमेरिकी $1। ठीक है, यानी जो सोचिए भारत जो अमेरिकी $1 है, भारत के 75 या $80 के बराबर उसके आसपास चलता रहता है हमेशा, 70 to 80 के पास। और उस ज़माने जिम्बाब्वे का ज़्यादा दिनों की बात नहीं, 2-3 साल पहले की बात है, और जिम्बाब्वे था उनकी जो मुद्रा थी वैल्यूएशन कितनी थी, सीधे $1 लाख के बराबर। यानी जो उनकी मुद्रा थी वो पत्थर गिट्टी के कुछ भी एक रद्दी के बराबर हो गई थी उनकी मुद्रा, इसलिए बहुत ज़्यादा उनकी खराब हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जो हेलीकॉप्टर मनी है, हाइपर इन्फ्लेशन का खतरा देखने को वहाँ पे ज़बरदस्त रूप से रहता है। ठीक है, अब तो अब सरकार इसके लिए करे क्या। अब दूसरा तीसरा नुकसान ये भी है इंडिया में, इंडिया के पर अगर दृष्टिकोण से देखें तो नुकसान ये भी है इंडिया में एक ये भी नुकसान है, क्योंकि इंडिया में अगर सरकार देना भी चाहेगी तो हेलीकॉप्टर्स तो वो गिराएगी नहीं। और इंडिया में अगर डीबीटी प्रोसेस के तहत, डीबीटी प्रोसेस का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, प्रत्यक्ष अंतरण लाभ। ठीक है, अब इसके तहत होगा क्या, सरकार अगर देना भी चाहेगी तो सभी के पास खाता तो है नहीं। अब वो सरकार सबको अगर देगी भी सबको दे नहीं पाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अब सरकार क्या करे, तो सरकार को उसके लिए क्या करना है, कुछ अलग अलग रास्ते पे अपनाने चाहिए। जैसे सरकार को टैक्स जो होते हैं, टैक्स में थोड़ी सहूलियत देनी चाहिए, उसकी रेट थोड़ी घटा देनी चाहिए। ठीक, तो उससे जैसे जनता पे बोझ या जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे बोझ थोड़ा कम पड़ेगा। जीएसटी, जो व्यापारी हैं उनके जीएसटी में कमी कर देनी चाहिए। ठीक है, आने वाले कुछ समय में जो दरें हैं उसको और कम कर देना चाहिए। ठीक है, तो इससे होगा क्या, जो जनता पे जो बोझ है या जो व्यापारी सेक्टर पे जो बोझ है वो क्या पड़ेगा, थोड़ा कम पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से यानी कुल मिलाकर भारत के दृष्टिकोण से हेलीकॉप्टर मनी अभी पूरी तरीके से सक्सेस नहीं है। तो ये था पूरी तरीके से हेलीकॉप्टर मनी पे पूरा तरह से एनालिसिस। ठीक है, पूरी तरीके से एनालिसिस था। अब इस पे आप चर्चा करिएगा, इन स्क्रीन शॉट लेकर नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।